एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज में आज कक्षा 7 की एनसीईआरटी इतिहास विषय के चैप्टर 2 नए राजा और उनके राज्य के साथ इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। अगर एनसीईआरटी में क्लास 7 की हिस्ट्री का पहला चैप्टर और कंटेंट लिस्ट नहीं देखी है तो वो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो इस वीडियो को आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के जितनी भी पुस्तकें हैं उनका पहला चैप्टर विशेष तौर से पूरी पुस्तक की भूमिका है। यदि आप पूरी पुस्तक को भी पढ़ लेते हैं पहले चैप्टर को छोड़ करके तो भी वो बात नहीं आ पाएगी जो पहले चैप्टर को पढ़ने के बाद में आएगी। इसलिए जब कभी भी आप एनसीईआरटी को पढ़िए तो पहले चैप्टर को बहुत केयरफुली पढ़िए, क्योंकि स्पेशली ज़्यादातर पाठ्य पुस्तकें जो हैं क्लास 7 से एनसीईआरटी जो भी स्टार्ट हुई हैं उनका पहला चैप्टर पूरी पुस्तक की भूमिका होता है और पिछली पुस्तक का पूर्वावलोकन होता है एक तरह से। आज इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे नए राजा और उनके राज्य। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की बात अभी चल रही है यहाँ पर, और जो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक के अंतिम कुछ चैप्टर थे वहाँ पर हमने देखा था कि कुछ राजवंशों का किस प्रकार से अंत हुआ और कौन कौन से राजवंशों का उदय हुआ। तो वहाँ पर सिर्फ यह था कि इन्होंने इनको सक्सीड किया या सुपर सक्सीड किया आकर के किसी ने। लेकिन अब इस चैप्टर में हम इन डिटेल पढ़ेंगे जिन लोगों ने आकर के किसी राज्य का अधिग्रहण किया था या जिन लोगों ने किसी राजवंशों को हरा करके उनके ऊपर अपने नए राज्यों को स्थापित किया था, उस बारे में हमें इस चैप्टर से पढ़ने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक मानचित्र दिखाया गया है जहाँ पर 7वीं से 12वीं शताब्दियों के प्रमुख राज्यों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। उसके पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। यदि आप इस मानचित्र को देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि 7वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच कौन कौन से लोग शासन कर रहे थे। कुछ प्रमुख लोगों को मैं दिखाने का प्रयास यहाँ पर आपको करता हूँ। सबसे पहले दिल्ली और हरियाणा पंजाब वाले इलाकों में चाहमान वंश। इसके बाद में मध्य भारत में यदि हम बात करें तो गुर्जर प्रतिहार, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के इलाकों में परमार और चंदेल। इसके बाद में पश्चिम बंगाल वाले इलाकों में, आधुनिक पश्चिम बंगाल में हम बात करें तो पाल वंश। इसके अलावा दक्षिण भारत में और मध्य भारत में कर्नाटक के हिस्सों में हम बात करें तो राष्ट्रकूट वंश। इसके बाद में दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य। तो मानचित्र में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमानों जिन्हें चौहानों के स्थान का निर्धारण कीजिए। तो हमने निर्धारण सबका कर लिया, हमने देख लिया दक्षिण भारत में कौन कौन से प्रमुख लोग हैं, चोल हैं, चेर हैं और पांड्य हैं। मध्य भारत की बात करें, दक्षिण भारत में ये भी देख लें अगर हम तो राष्ट्रकूट वंश है हमारे सामने में। इसके अलावा पूर्वी चालुक्य, वेंगी के चालुक्य हैं। पाल वंश है हमारा पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा मध्य भारत की हम बात करें तो चंदेल है, परमार हैं, गुर्जर प्रतिहार हैं और दिल्ली वाले इलाकों में चाहमान वंश है। तो ये हैं 7वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के प्रमुख राज्य। अब इनके बारे में कुछ इन डिटेल जानकारी लेते हैं। शानदार सारी की सारी जानकारियाँ हैं। नए राजवंशों का उदय किस प्रकार से हुआ, किन किन परिस्थितियों में हुआ, सबसे पहले वो देखते हैं। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा अस्तित्व, जो योद्धा सरदार थे वो अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं और उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने के लिए सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर अर्थात पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इसी तरह उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वो कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। शुरुआत में जो राष्ट्रकूट थे वो किनके अधीनस्थ थे, तो वो चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। कौन? राष्ट्रकूट। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ, शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना छत्री न होते हुए भी छत्री के रूप में दोबारा छत्रित्व प्राप्त कर लेता है। इस अनुष्ठान का नाम क्या होता था? इसका नाम होता था हिरण्य गर्भ। तो हिरण्य गर्भ नामक जो भी अनुष्ठान करता था तो भले ही वो जन्म से छत्री ना हो लेकिन वो छत्री दोबारा छत्री मतलब छत्रित्व वो क्या कर लेता था? प्राप्त कर लेता था। तो राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना हुई वो किससे हट करके हुई? चालुक्य राजाओं के पहले अधीनस्थ थे, बाद में दंतीदुर्ग ने उनसे अलग राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन हो गया? दंतीदुर्ग। एलोरा का गुफा 15 का एक भित्ति चित्र है जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। यह कृति किस काल की है? तो यह राष्ट्रकूट काल की है, जो हमें कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है हमें एलोरा में। इसके बाद में हम बात करते हैं
कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। कदम मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार ये सारे के सारे क्या थे? ब्राह्मण थे, लेकिन इन्होंने बाद में शस्त्रों को अपनाया और कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य स्थापित किए। नए राज्यों में प्रशासन किस तरीके से होता था? इन नए राज्यों में से कईयों ने महाराजाधिराज यानी कि राजाओं का राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तीन अर्थात 3 भुवनों को स्वामी और इसी तरह के अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन वे इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठनों को अपनी सत्ता की साझेदारी क्या करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसान, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन एकत्र किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का हिस्सा त्यागने के लिए क्या मनाया जाता था या फिर बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों से विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। सबसे अधिक उल्लिखित शब्द है वेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम। और कदमाई यानी कि भू राजस्व, मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि करों का उल्लेख किया जाता है। तो 400 करों का लिए जो एक शब्द है, विभिन्न किस्म के करों के लिए जो शब्द हैं, सूचक शब्द, वो मिलते हैं। और इसमें से वेट्टी है जो कि जबरन श्रम के रूप में, और कदमाई है जो भू राजस्व के रूप में। ये 2 कर महत्वपूर्ण है जिनके बारे में उल्लेख मिलता है। तो यही राजा की वित्तीय व्यवस्था के आधार बनते थे। मंदिरों और दुर्गों के भी निर्माण किए जाते थे। संसाधनों का इस्तेमाल युद्धों को लड़ने के लिए, और धन बाद में व्यापारिक मार्गों के प्रयोग और इन चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। राजस्व वसूली की पदाधिकारियों के लिए सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों से ही नियुक्ति की जाती थी और ये वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा होता था। कई बार राजा के जो निकट संबंधी होते थे वही लोग बड़े बड़े ओहदों पर होते थे। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान की यदि हम बात करें तो प्रशस्तियों में जो ब्यौरे होते हैं वो हमेशा सशब्द सत्य नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मण द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में क्या करते थे? मदद किया करते थे। नागभट्ट की उपलब्धियों की यदि हम बात करें तो कई प्रशासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। हमने पिछले साल समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक जो प्रशस्ति है वो प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन करती है। तो जो ग्वालियर की प्रशस्ति है मध्य प्रदेश की ग्वालियर की, वो प्रतिहार नरेश नागभट्ट से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को क्या करते थे? भूमि अनुदान में से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को क्या किया जाते थे? दिए जाते थे। तो थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ है कि ताम्रपत्र यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक द्वारा भूमि अनुदानों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। तो इस तरीके से ये दिए जाते थे जिनको भूमि अनुदान दी जाती थी। और भूमि अनुदान देने के अलावा यदि हम बात करें कुछ काव्य रचनाओं के बारे में, तो बृहत संस्कृत काव्य भी एक 12वीं शताब्दी में रचा गया, जिसने कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास बताया है। इसे कल्लड़ ने लिखा, जिसका नाम क्या है? राज तरंगिणी। कल्लड़ ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। तो कश्मीर का इतिहास हमें राज तरंगिणी से जानने को मिलता है, कल्लड़ ने लिखा है। धन के लिए युद्ध भी होते थे। प्रत्येक शासक राजवंश का कोई विशेष क्षेत्र होता था। वे दूसरों पर नियंत्रण करने का क्या करते थे? प्रयास क्या करते थे? गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के शासकों ने सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में क्या करते रहते थे? लड़ते रहते थे। चूंकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसीलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। कौन कौन थे? गुर्जर प्रतिहार थे, दूसरे कौन थे? राष्ट्रकूट थे, और तीसरे कौन थे? पाल वंश थे। तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, इन तीनों लोगों ने किसके ऊपर शासन नियंत्रण करने के लिए लड़ाई लड़ी? वो लड़ी कन्नौज के ऊपर शासन करने के लिए। अब आगे हम देखेंगे, जब तो शासकों ने बड़े बड़े मंदिरों का भी निर्माण करवाया, अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। वे एक दूसरे राज्यों पर क्या करते थे? आक्रमण भी करते थे। तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। जो कभी कभी मंदिर बहुत ज़्यादा संपन्न हो जाते थे। चैप्टर 5 में इसके बारे में हमको क्या होगा? पढ़ने को भी मिलेगा।
अफगान के गजनी सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में काफ़ी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, बल्कि उसने 997 यानी कि 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल इस उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी आता था। महमूद जो धन उठा ले गया था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में क्या किया गया था, खर्च किया गया था। सुल्तान महमूद ने अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा था। जो अल बरूनी साहब थे, इनकी एक किताब है किताबुल हिंद, जो इतिहासकारों के लिए आज भी बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया था। और ये जो अल बरूनी साहब थे, इनको कहा किसने था, तो जो सुल्तान महमूद था उसने कहा था, जिसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण किया था। युद्ध करने वाले राजाओं में चाहमान भी थे, जिन्हें बाद में चौहान के रूप में जाना गया। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास वाले क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गलवाड़ों से इनको गलवाड़ों से क्या होनी पड़ी, टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों में सबसे प्रतिष्ठित शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, जिसे सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक ने 1191 में हराया था। लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उनके यहाँ तो क्या हुआ था, हार गया था। तो पहले तो जो पृथ्वीराज थे, उन्होंने मोहम्मद गोरी को हराया, लेकिन दूसरे साल फिर क्या हुए, ये स्वयं ही हार गए। चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र अब इसमें देख लेते हैं। ये परिवर्तनशील सीमाएं, इसके अलावा अगर हम देखें तो चोलों में, तो ये है चोल जो शासन है हमारा, ये यहाँ पर, और ये सीमाएं हैं जो परिवर्तनशील सीमाएं हुआ करती थी, जिनमें जीत हार लगी रहती थी। उरेयूर से तंजावुर तक की अगर हम बात करें तो कावेरी डेल्टा में मुट्टरियार नाम से एक प्रसिद्ध छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार ने विजयालय जो था, उसने 9वीं सदी के मध्य में क्या किया कि मुट्टरियारों को हरा करके इस डेल्टा पर कब्जा जमा लिया और वहाँ पर उसने तंजावुर शहर को बसाया और निसंब सूदिनी देवी का एक मंदिर भी बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों के रूप में क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव को इस राज्य का हिस्सा, इस इलाके के राज्य का हिस्सा बना लिया गया। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, राजराज प्रथम का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 985 में यानी कि 985 में राजा बना और उसने इस क्षेत्र में ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसके साम्राज्य का पुनर्गठन भी किया। राजराज का जो पुत्र था राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। तो आप समझ सकते हैं कि राजेंद्र प्रथम और राजराज के पास में जो प्रथम था, उनके पास में कितनी ज़्यादा शक्ति थी। और जो चोल शासक थे, इनके पास एक नौसेना भी थी। इन्होंने श्रीलंका तक में जाकर के जीता और वहाँ तक हमला भी किया। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला की यदि हम बात करें तो राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से क्या है, एक चमत्कार है। तो ये दोनों मंदिरों के नाम याद रखना है, एक तंजावुर का मंदिर है, दूसरा गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर है। ये सारे के सारे राजराज और राजेंद्र प्रथम अर्थात चोल वंशी शासकों ने बनवाए। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के भी केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी, जो मंदिर के आसपास रहते थे उनका काम करते थे। गंगईकोंड चोलपुरम का एक मंदिर यहाँ पर दिखाया गया है, जिसकी छत क्रमशः ऊपर की ओर पतली होती चली गई है और इसकी दीवारों को सजाने के लिए काफ़ी सारी प्रतिमाएं जो है अलंकृत कर दी गई हैं। संगीतकार, नर्तक इत्यादि लोग थे। और इसके अलावा दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, बल्कि वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र हुआ करते थे। मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। अब बात करते हैं कृषि और सिंचाई के बारे में। तो चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। हमने देखा है कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर मिट्टी क्या होती रहती है, उपजाऊ होती रहती है।
हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों पर कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हुई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें भी उगाई जाती थी। एक चोल कांस्य प्रतिमा है जिसे बहुत सावधानी पूर्वक बनाया गया है, उकेरा गया है। तो सिंचाई के लिए भी एक बेहतरीन व्यवस्था की गई। प्रशासन की यदि हम बात करें तो जो किसानों की बस्तियां थी वो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांव समूह को क्या कहा जाता था, तो नाडु कहा जाता था। उर और नाडु को याद रखना है। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने, कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। तो उर, ग्राम परिषद और नाडु, ये 3 चीज़ों को याद रखना है। किसानों की बस्तियां उर कहलाती थी। जो सिंचित खेती से बहुत समृद्ध गांव हो गए थे उस समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद नाडु न्याय करने और कर वसूलने के काम करते थे। वेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज का अच्छा खासा नियंत्रण था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन अर्थात 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान और अरैयार प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए। तो मुवेंद वेलन और साथ ही साथ अरैयार दोनों पद बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भूमि कर के प्रकार, अगर भूमि के प्रकार हम देखें तो चोल अभिलेखों में भूमि को विभिन्न कोटियां मिलती हैं, जैसे कि वेलन वागई। तो इसमें क्या है कि गैर ब्राह्मण किसान की भूमि स्वामी की भूमि होती थी। ब्रह्मदेव में ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। साला भोग में किसी विद्यालय के रखरखाव में दी गई भूमि। देवदान या फिर तिरुनमटुक्कनी जो होती थी ये मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। और जो पली चद्दम होता था, इसकी अगर हम बात करें तो ये जैन संस्थानों को दी गई भूमि होती थी। अब हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो इनके द्वारा एक सभा का जो की जाती थी, ये सभा बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवार पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम नाम के ज्ञात व्यापारियों के संग भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिलंगपुट जिले में उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों से इस बात का सविस्तार वर्णन मिलता है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो समकालीन अन्यत्र में देख लेते हैं तो तांग वंश का युग जो चीन में उस समय चल रहा था, जब यहाँ 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की हम बात कर रहे हैं, तो चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक यानी कि 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आए जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मैचिंग के बारे में। तो गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल और चोल, इतने वंशों के बारे में हमें देखना है। गुर्जर प्रतिहार हमारे रिलेटेड हैं गुजरात और राजस्थान से। यदि हम बात करें राष्ट्रकूटों की, तो राष्ट्रकूट हमारे रिलेटेड हैं पश्चिमी दक्कन से। पाल वंश पश्चिम बंगाल वाले इलाकों में था और चोल वंश तमिलनाडु से रिलेटेड है। तो ये थे कुछ मैचिंग और ये था पूरा का पूरा चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर 2 का। तो इसको आप अच्छे से देख करके तैयार कर लीजिए। इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हम थोड़ी देर में हल करेंगे। थैंक यू सो मच।